हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 है। अभी तक हमने हिंदी में 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मददगार होंगे। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण के साथ तैयार किए हुए हैं, पुरानी परीक्षाओं पर आधारित हैं। आपका जो पेपर आया है उसके हिसाब से ही है ये, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये बहुत सटीक विश्लेषण के साथ तैयार किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अविकृत शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, नए समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? अब देख कर ही जिसने पिछले 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं वो देख कर ही आंसर लगा देगा। कौन सा समास है बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। अव्ययी भाव समास है या नए समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? तो आपका ये है ऑप्शन बी, नए समास। मैंने आपको बताया था जो नए समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। नए समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। इसमें क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस समास के पूर्व पद में क्या जुड़ा हो, निषेधात्मक शब्द। जिस समास के पूर्व पद में, पूर्व मतलब पहले, नकारात्मक शब्द या वर्ड जुड़े हों, शब्द जुड़े हों, तो वहां कौन सा समास होगा? आपका नए समास होगा। जैसे आ माने नहीं होता है, अन ये निषेधात्मक शब्द है, तो उनका जहां पर प्रयोग हो रहा हो वह नए तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास का एक भेद है, नए तत्पुरुष समास। तो ध्यान देना इस बात पर, ये काफी बार परीक्षाओं में आया हुआ है। नए तत्पुरुष समास, आ माने नहीं विकृत, जो विकृत नहीं है, बिगड़ा नहीं है, तो उसमें नए तत्पुरुष समास होगा। अव्ययी भाव समास के बारे में आपको पता होगा कि अव्यय जिस समास के पूर्व पद में अव्यय लगा हो। अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो परिवर्तित ना हो, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, वहां अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रति लगा हो, यथा लगा हो, ऐसे जो अव्यय लगे होते हैं वो अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान? अन्य पद। अब कैसे अन्य पद प्रधान होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दशानन, तो 10, इसमें 2 पद हैं, 10 प्लस आनन। आनन माने होता है मुख। 10 जिसके मुख है वो कौन होगा? रावण। तो 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। और कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है, एक विशेष। जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है ना। तो ये क्या है? विशेषण आपका विशेषण है। और कमल क्या है? विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होगा। ठीक है, तो ये चारों समास आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बरवे छंद में मात्रा क्रम होता है, एकदम टिक कर लेंगे। कल की क्लास में ही मैंने बताया था बरवे छंद के बारे में। कितनी मात्राएं होंगी? पहले और तीसरे पद में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे पद में 7 मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं। तो इनका क्रम क्या होगा? 11-13 होगा? नहीं। 13-11 नहीं। 12-7 या 7-12? तो कौन सा होगा? 12-7। 7-12 नहीं होगा, क्योंकि पहले कितनी मात्राएं आती हैं? 12। पहले पद में 12, दूसरे पद में 7, तीसरे पद में 12, चौथे पद में 7। तो ये ध्यान रखेंगे। बरवे छंद आपका ऑप्शन सी सही है, 12 और 7। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण जो करते हैं हम, उसका भावात्मक उद्देश्य क्या होगा? भावनाओं से जुड़ा उद्देश्य। तो अपने देश की राष्ट्रीय संस्कृति से परिचय कराना होगा, या छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन, विचार अभिव्यक्ति कौशल का विकास। अभिव्यक्ति क्या होता है? हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त कर पाए। छात्रों की वैचारिक दक्षता को बढ़ाना, छात्रों की जो विचार की क्षमता है उसको बढ़ाना। तो क्या होगा भावात्मक उद्देश्य? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन। संवर्धन मीन्स होता है बढ़ावा।
पढ़ाना किसी चीज को, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रुति मूलक वर्ड बताइए। ये श, आपको स के नाम ध्यान होंगे, ये याद कर लीजिए। इसे, इस सा को क्या कहते हैं? तालव्य सा। क्या कहेंगे? तालव्य सा। इसको मूर्धन्य सा। या और व, छ और त्र, था और धा, ये कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। या और वह क्या है? कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। साथ के साथ ये भी रिवीजन करते जाएं। अब जो श्रुति मूलक वर्ड हैं आपके या और वाह होंगे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्रुति मूलक वर्ड। ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि श्रुति मूलक वर्ड किन्हें कहेंगे, तो या और वाह आपका राइट आंसर होगा। अब कैसे बनेंगे श्रुति मूलक? जैसे हमने लिखा कौ आ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और कौ वा दोनों ही सही होंगे। ऐसे ही हमने लिखा लिए, और हम इसको लिख दें लिए, तो या और वाह आपके श्रुति मूलक वर्ड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार पूछा गया है इसमें। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। अब वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वर्णों की, अक्षरों की जो आवृत्ति हो रही है वर्णों की, तो आप सीधे समझ गए कि कौन सा अलंकार है? वर्णों की जिसमें आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार होगा। आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अब क्या है? अनुप्रास अलंकार तक तो हम पहुंच गए। अब इसमें उसके भेद भी पूछ लिए। लाटा अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास, या श्रुत्या अनुप्रास, या वृत्त्या अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास होगा? लाटा, श्रुत्या अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास, या वृत्त्या अनुप्रास। तो ये अनुप्रास के भेद हैं। इसमें आंसर आपका सही होगा वृत्त्या अनुप्रास, क्योंकि इसमें जो वर्णों की है वो आवृत्ति हो रही है। ना, धुनि सुनि, लखन सन रा, ऐसे ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्या अनुप्रास होता है। व्यंजन वर्ण ही तो है, इनकी आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ वृत्त्या अनुप्रास है। और अनुप्रास के 5 भेद हैं, ये याद कर लीजिए। अनुप्रास के 5 भेद हैं। अब ये लिखे हुए हैं चारों, और एक कौन सा नहीं लिखा है? लाटा लिखा है, श्रुत्या अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, और एक और होगा आपका छेका अनुप्रास। चारों ये है और एक और है छेका अनुप्रास। तो आप इनके अनुप्रास के भेद लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? प्रश्न है आपका, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सेनापति को कहेंगे, या विद्यापति, पद्माकर, या घनानंद? एक कवि हैं जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, वो मैथिली भाषा की कोयल है। तो किन्हें कहा जाएगा? तो सेनापति को, विद्यापति, पद्माकर, घनानंद। किसको कहेंगे? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये नोट करते रहिए आप लोग, ये महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट बन जाएंगे, और इन पॉइंट को लिखते रहिए। और आप जब एग्जाम देने जाएं तो एक बार इसको रिवाइज कर लें, आपके बहुत ही काम आएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चौपाई छंद पर आधारित रमैनी के रचनाकार हैं। अब जो रमैनी रचना है वो कौन से कवि की लिखी हुई है? बिहारी की, भूषण, रहीम, या कबीर की? बिहारी, भूषण, रहीम, या कबीर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कबीर होगा। कबीर ने बीजक लिखी थी, कबीर ने बीजक रचना लिखी थी। बीजक के ही 3 भाग हैं, ये नोट डाउन करते रहिए। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, ये 3 पार्ट हैं बीजक के। अगर पूछ लिया जाए बीजक किसकी रचना है तो आप बता लेंगे कबीर की। साखी के नाम से पूछ लिया जाए तो साखी कबीर की रचना है, सबद भी कबीर की रचना है, रमैनी भी कबीर की रचना है। ये 3 भाग हैं बीजक के। बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, सत माने 7 और सई माने 100।
इसमें 713 श्लोक हैं, इसलिए इसे बिहारी सतसई कहते हैं। इनकी केवल एक ही रचना है, ये श्रृंगार रस प्रधान रचना है, बिहारी सतसई। और भूषण की शिवराज भूषण, जो भूषण कवि है उन्होंने शिवराज भूषण लिखी है। इनकी जो प्रमुख रचना है, छत्रसाल दशक लिखी है इन्होंने, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, शिवा वामनी, ये इनकी भूषण की रचनाएं हैं। अब रहीम की कौन सी रचनाएं हैं? रहीम दोहावली, नायिका भेद ये परीक्षा में आ जाती है, नायिका भेद ये इंपॉर्टेंट है। मदनाष्टक ये रहीम की रचनाएं हैं। तो आपका आंसर रमेनी का सही था डी, कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना। कविता शिक्षण जो हम कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना या भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति, छात्रों की आंगिक चेष्टाओं का परिष्कृत करना। आंगिक चेष्टाएं जो शरीर, जो बॉडी, हमारे जो बॉडी के भाव होते हैं, जैसे गुस्सा हो जाने पर क्रोधित होते हैं, या जैसे कविता होती है कि जैसे भी ओज की भावना आ जाए, बहुत एकदम चेहरे के अलग भाव हो जाते हैं, रुष्टता के आ जाए तो रूठ से जाते हैं, वैसी भावनाएं, इनको परिष्कृत करना है। या तो आपको कौन सा आंसर है वो सटीक लग रहा है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि जो बच्चे में उसकी भावनाएं उत्तेजित हो रही हैं उनको संवर्धन करना व रस की अनुभूति दिलाना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 9वां क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हें नाटक सम्राट भी कहते हैं, इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो ये कौन से नाटक का वाक्य है? ये कथन कौन से नाटक का है? चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त का है, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी? ये चारों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। तो ये जो वाक्य है, ये जो कथन है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। और जब स्कंदगुप्त स्टार्ट होता है, प्रारंभ ही इसी वो कथन से होता है। स्कंदगुप्त का प्रारंभ, इस नाटक का प्रारंभ यहीं से होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये नोट कर लीजिए ये कथन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी उपन्यासकार का नाम बताइए। अब एकदम अरुंधति रॉय को देख के बच्चे टिक कर देते हैं कि अरुंधति रॉय ही तो है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, और प्रथम भी है, उन्हें ही मिला है ना। हमने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसा होता है परीक्षा में, मेरे साथ भी हुआ है। जब पूरा प्रश्न एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, लगता है हमें तो पता ही है बिल्कुल, और प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, महाश्वेता, उषा प्रेमवदा। तो गीतांजलि श्री इनको मिला है, वे प्रथम हिंदी उपन्यासकार हैं ये, इनको बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री को ये 2022 में मिला है, इनको 2022 में, और इनकी रचना थी रेत समाधि। 2022 में इनको मिला है। ये यूपी की मैनपुरी जिले की निवासी हैं, यूपी की मैनपुरी की निवासी हैं ये गीतांजलि श्री, और इनको 2022 में बुकर पुरस्कार मिला है हिंदी उपन्यास में। इन्होंने हिंदी में उपन्यास लिखा है रेत समाधि। और जो अरुंधति राय थी, इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था इंग्लिश उपन्यास, इंग्लिश नोवेल लिखने पर। इनका उपन्यास कौन सा था? कौन सा था, किस किस को याद है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस पर इन्हें मिला था 1997 में। अरुंधति रॉय को कब मिला था? 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और ये इंग्लिश नोवेल है, इंग्लिश का, अंग्रेजी का उपन्यास है ये। तो हमें अरुंधति रॉय टिक नहीं करना है। जो प्रथम हिंदी उपन्यासकार हैं जिनको बुकर पुरस्कार मिला है, महिला
वो गीतांजलि श्री है और इनका उपन्यास है रेत समाधि। ये यूपी की मैनपुरी की रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी या नेहरू जी? तो गांधी जी हैं जो हिंदी नवजीवन के संपादक हैं। ये एक समाचार पत्र है। इन्होंने एक और समाचार पत्र लिखा है, लिख लीजिए, हरिजन सेवक। चलिए, इप्सित का विलोम बताइए। इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो इप्सित का अर्थ होता है बेटा इच्छित, यानी कि जिसकी हम चाह रख रहे हो, इच्छित, जो डिजायरेबल हो, डिजायर, इच्छित, इच्छित या चाहा हुआ। और अनिप्सित होगा, अइप्सित होगा, अवसिप्त होगा और या अनइप्सित होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा अनिप्सित। अन प्लस इप्सित से बना अनिप्सित। तो आपका जो विलोम होगा अनिप्सित। अनिप्सित माने जिसको इच्छा नहीं हो, अनैच्छिक। इसका अर्थ क्या होगा? अनैच्छित। चलिए, अनएक्सपेक्टेड इंग्लिश में इसको बोलेंगे और इसको डिजायर्ड बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि? विहंगम दृष्टि होना एक मुहावरा भी हो जाता है और ये अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ है। तो विहंगम, विहंग माने होता है पक्षी। विहंग जैसी दृष्टि किसकी है? विहंग कैसी नजर डालता है? ऊपर से चीजों को एक नजर में देखता है। तो उड़ता हुआ पक्षी जमीन की चीजों को एक नजर में देखता है, उसको ही बोलते हैं विहंगम दृष्टि, यानी कि सरसरी नजर डालता है, सरसरी दृष्टि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सरसरी दृष्टि। सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और ऐसे ही आ रहे हैं जो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दुर्गा का है दासी, पत्नी या पार्वती। सांभवी का पर्यायवाची क्या शब्द होगा? दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। तो सांभवी दुर्गा के पर्यायवाची हैं। इनके और पर्यायवाची हैं कामाक्षी, कल्याणी, कामाक्षी, कल्याणी। दुर्गा के ये पर्यायवाची हैं आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी या ब्रज? गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? ये भाषाओं की रचनाएं, ये रचनाएं जो है आपकी, उनकी भाषा भी पूछ ली जा रही है आपके पेपर में। कल भी एक आई थी और आज भी है इसमें। तो कौन सी भाषा की है? ये प्राकृत भाषा की है। गाथा सप्तशती आपका राइट आंसर होगा ए, प्राकृत भाषा की रचना है गाथा सप्तशती। सप्त माने 7, सती माने 100। तो ये गीत साहित्य है और इसके जो रचयिता हैं वो है सालिवाहन। सालिवाहन, ये प्राकृत भाषा की रचना है, प्राकृत भाषा की रचना है। रचयिता इसके हैं सालिवाहन। अगला प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिसने वर्णमाला की क्लास ली होगी वो एकदम आंसर देख के टिक कर देगा। पार्श्विक व्यंजन बेटा किसको कहते हैं? रा को ला या पा या वा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन ला। रा को क्या कहते हैं? रा को नाम किसको याद है? रा को लुंठित व्यंजन और क्या कहते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। कंपन उत्पन्न हो जिसे बोलने पर प्रकंपित व्यंजन होगा। तो आपका राइट आंसर है पार्श्विक व्यंजन का ला। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माक्षण, मसक्ष, मृक्षण। तो कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम माने तत् प्लस सम, जो उसके समान हो। किसके समान? संस्कृत के समान हो। संस्कृत से जो शब्द आए उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे और तद्भव जो हमारी संस्कृत से बनकर हिंदी भाषा में आ गए वो तद्भव शब्द कहलाएंगे, जिनका रूप परिवर्तित हो गया। तो मक्खन का तत्सम शब्द होगा मृक्षण। राइट आंसर है मृक्षण। ये लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हमारी जो हिंदी है उसको राजभाषा बनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को? अब कुछ तो हमें समझ में आया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब अटक गए सन में कि 49 है कि 50 है, 49 की 50
तो कौन सा राइट आंसर होगा बेटा? 14 सितंबर 1949 आपका राइट आंसर होगा। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये आपके लिए दिया है मैंने, और इसका आंसर आपको देना है। विश्व हिंदी दिवस, सॉरी, विश्व हिंदी दिवस, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 अधिशासी। अब सा का डिफरेंस है, बड़ा कंफ्यूजन कि कौन सा सही होगा। तो आपका जो राइट आंसर है अधिशासी, ऑप्शन ए, अधिशासी। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद ये टॉपिक आप सही से पढ़ लीजिए, इससे आपके बहुत प्रश्न बन रहे हैं आपकी परीक्षा में। तो काव्य प्लस ऊर्मी, ये आपका संधि विच्छेद होगा। ऊर्मी माने होता है लहर, ठीक है। काव्य ऊर्मी, तो इसमें कौन सी संधि होगी? आ प्लस ऊ बन गया ओ। संधि भी देख ले कौन सी होगी, तो आपकी गुण संधि होगी। आ से ओ बन गया गुण संधि। अब आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? काव्य प्लस ऊर्मी, काव्य प्लस ऊर्मी, काव्य प्लस ऊर्मी, या का प्लस व्योर्मी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ऐसे ही और भी शब्द बन जाए, महोर्मी, महोर्मी, इसका संधि विच्छेद आप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होना एक मुहावरा है। आंख की किरकिरी होना, तो अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। एक जैसे थोड़े थोड़े लग रहे हैं कि कष्टदायक होना या प्रिय लगना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंख की किरकिरी होना का जो राइट आंसर है वो है अप्रिय लगना। जब आपको कोई मुहावरा समझ में ना आए, उसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मैंने लिखा, भगत सिंह अंग्रेजों के लिए आंख की किरकिरी हो गई। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए आंख की किरकिरी हो गई, यानी कि उन्हें अप्रिय लगने लगे, किरकिरी हो गई। तो आपका राइट आंसर है अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का राइट आंसर है अप्रिय लगना। किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं? प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? विधा को, व्यंजना को, लक्षणा को या अलंकार को? तो पहले तो आपको शब्द शक्ति पता होनी चाहिए। शब्द शक्ति कितनी है आपकी? तो शब्द शक्ति 3 है। शब्द शक्ति 3 है। अभिधा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो प्रथम शक्ति है वो अभिधा है। अभिधा आपकी प्रथम शक्ति है। ये शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब अभिधा जो है वो प्रथम शक्ति कहलाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम सीधे कोई सेंटेंस बोल दें और उसका अर्थ हमें सीधे पता चल जाए। जैसे मैं कह दूं बैल खड़ा है, अब हमें सीधे समझ में आएगा कि बैल खड़ा है, तो वहां पर अभिधा। लक्षणा थोड़ा घुमा फिरा के बात कहेंगे, जैसे अभी हमने घुमा फिरा के कह दी कि आंख की किरकिरी हो रहा है, वो तो उनकी तो है ना, घुमा फिरा के जो बात कह दी वो लक्षणा में आएगी। और इससे भी ज़्यादा अर्थ जब टेढ़ा हो जाए तो व्यंजना में आएगा। अब लक्षणा में जैसे कह दें 9 2 11 होना, तो थोड़ा हमें दिमाग लगाए, 9 2 11 हो जाओ यहाँ से, तो 9 2 11 होने का मतलब है बाहर निकल जाए, भाग जाए, है ना, छोड़कर चले जाए, तो ये लक्षणा में आएगा। व्यंजना जैसे हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, तो इसके हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे किसान होगा तो वो समझेगा सूर्यास्त हो गया, उसके लिए कहते तो कि हमें अब घर जाना है। कोई गृहिणी काम कर रही होगी तो खाना बना लें, सूर्यास्त होने वाला है, या सूर्यास्त, उसके घर का सूर्यास्त हो गया, तो यानी कि उसके यहाँ पुत्र खत्म हो गया, तो कह देंगे सूर्यास्त हो गया। तो व्यंजना में क्या होता है, उसको समझना पड़ता है, विशेष प्रकार के
अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं व्यंजना में। तो ये शब्द शक्तियां हैं आपकी। अब तो कुछ आइडिया लग गया होगा शब्द शक्तियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, गुडरन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अब ये पंक्तियां हमने पढ़ी, अब उसका रस हमें तभी मालूम पड़ पाएगा जब हम उन पंक्तियों का अर्थ निकाल पाएंगे। शोभित कर नवनीत लिए, गुडरन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। इसमें इन पंक्तियों में कवि ने जो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है कि उनके हाथों में नवनीत माने होता है मक्खन। नवनीत मक्खन का पर्यायवाची है। मक्खन जो भगवान कृष्ण है उनके बाल रूप का वर्णन है कि वो उनके हाथों में मक्खन बहुत ही सुशोभित हो रहा है। घुटन चलत रेणु तन मंडित, घुटनों चल रहे हैं, घुटुओं चल रहे हैं वो, और उनके शरीर पर धूल लिपटी हुई है। मुख दध लेप की, और मुख पर दधि का लेप है, दही का लेप है। तो इससे आपको कौन से रस की अनुभूति हुई? वात्सल्य रस की अनुभूति हुई। श्रृंगार होगा हास्य या करुण या वात्सल्य, तो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्नेह स्थायी भाव होता है, वात्सल्य रस का स्नेह स्थायी भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भाव बोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। कविता पढ़ाई जा रही है तो उसका प्रमुख अंग क्या होगा? भाव बोध। भाव उसका हम ग्रहण करेंगे, तो इसका राइट आंसर है भाव बोध। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भाव बोध। तरन तनुजा तट तमाल तरवर भाव छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये पंक्ति किसने कही है? अगर हम इसमें अलंकार पूछ लेते आप लोग बता लेते। तरन ता की आवृत्ति हो रही है, कौन सा अनुप्रास है? सॉरी, कौन सा अलंकार है? मैंने खुद ही बता दिया, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है इसके रचयिता कौन है इस पंक्ति के। तो ये पंक्ति जो लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है, या रामधारी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरन तनुजा तट तमाल तरवर भाव छाए, इसके जो पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए गद्यांश भी रखा है मैंने, आपकी परीक्षा में गद्यांश भी आता है, बच्चे कमेंट कर रहे थे गद्यांश भी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में आप अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, बहुत ही अच्छी तरीके से अर्थ को समझते हुए पढ़ें धीरे धीरे, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थित रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। ये पढ़ लिया और इसका अर्थ भी ग्रहण कर लेना, फिर इससे प्रश्न संबंधित आएंगे। गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का सही शीर्षक कैसे समझाएंगे हम? राष्ट्र अभिमानी के हृदय में क्या क्या बातें होनी चाहिए, ये है। तो हमारा गद्यांश का जो शीर्षक है वो है राष्ट्रीय अभिमान, ऑप्शन बी। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, क्या खो बैठता है? अपना उत्सर्ग, अपनी भाषा, अपनी न्याय चेतना या अपनी समृद्धि। तो आपने यहाँ पर पढ़ा था वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। तो आपका राइट आंसर होगा अपनी समृद्धि खो बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो गद्यांश अगर सही से पढ़ा होगा, अब हम पेपर में तो क्या करते हैं, पेपर हमारे सामने होता है तो एक बार देख लेंगे। उत्सर्ग, भक्ति, अधर्म, या भक्ति 2 बार लिख गया आपका, तो कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें अधर्म नहीं है, यहाँ कोई और वर्ड होगा, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो अधर्म शब्द इसमें नहीं है। जो आपका गद्यांश था उसमें अधर्म शब्द नहीं था। इसमें देखेंगे कि अधर्म कहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, देश की समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश की भाषा के लिए, देश की महत्ता के लिए। अब आपको ये अनुच्छेद पढ़ के ही आंसर देना है, किसके लिए अभिमान होता है। चलिए अनुच्छेद पे पहुंचते हैं। अपने देश की संस्कृति तथा देश की भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। तो संस्कृति और भाषा, तो इसमें संस्कृति है नहीं, हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, देश की भाषा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति किसके लिए प्रेरित करती है, अनौचित्य का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु। तो इसमें आपने पढ़ा था, इसमें अनुच्छेद में अनुचित्य वर्ड आया था। इसमें यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे और अनुचित्य का निवारण करे। तो आपका राइट आंसर होगा अनुचित्य का निवारण करे। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अपने साथियों को भी ये वीडियो सेंड करें। चलिए।